रागों के वर्गीकरण की जो पद्धतियाँ प्रचलित हैं उनमें से एक है राग रागिनी पद्धति। रागों के इस वर्गीकरण का सूत्रपात नारद के मध्ययुगीन ग्रंथ संगीत मकरंद से माना जा सकता है। इसमें रागों का वर्गीकरण पुरुष, स्त्री तथा नपुंसक रागों के रूप में किया गया है। इसमें 6 मुख्य राग माने गए हैं और प्रत्येक की 6 रागनियाँ मानी गई हैं। इस संबंध में विभिन्न प्रकार के 4 मत प्रचलित हैं जो निम्नानुसार हैं। पहला मत है शिव मत या सोमेश्वर मत। इस मत के अनुसार 6 राग हैं और प्रत्येक की 6 इस तरह से कुल 36 रागिनियाँ मानी गई हैं। दूसरा मत है कृष्ण मत या कल्लीनाथ मत। इस मत के अनुसार भी 6 राग माने गए हैं और प्रत्येक की 6 रागनियाँ इस तरह से कुल 36 रागनियाँ मानी गई हैं। भरत मत थोड़ा अलग है। इसके अनुसार राग तो 6 हैं लेकिन उनकी प्रत्येक में 5-5 इस तरह से मिला के 30 रागिनियाँ मानी हैं। मतलब इन्होंने एक राग की 6 रागिनियाँ नहीं मानी है, एक राग की 5 रागिनियाँ मानी है। इसी तरह से जो हनुन मत है उसमें भी 6 रागों की प्रत्येक 5 के हिसाब से इन्होंने भी 30 रागिनियाँ मानी हैं। इन मतों के अनुसार 6 मुख्य रागों का संबंध 6 ऋतुओं से है। 6 रागों में भैरव, मेघ और श्री ये जो राग हैं सभी मतों में समान रूप से मान्य हैं या माने जाते हैं, परंतु शेष रागों के संबंध में मतभेद है। राग भैरव को सभी आदिम राग मानते हैं, परंतु अलग अलग मतों में इसका संबंध अलग अलग ऋतुओं से स्थापित किया गया है। शिव तथा कृष्ण मत के अनुसार भैरव का संबंध शिशिर ऋतु से है, परंतु भरत तथा हनुमत मतानुसार यह ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। इसी तरह से राग की जो भार्याएँ हैं इनके विषय में भी तीव्र मतभेद इन संप्रदायों में पाया जाता है। भार्याओं से मतलब राग की रागनियाँ इस तरह से। नगमाते आसफी नामक पुस्तक के रचयिता मोहम्मद रज़ा ने इन सभी पद्धतियों का खंडन किया और अपनी एक नवीन प्रणाली 6 राग और 36 रागनियों को प्रचारित किया। रजा ने बिलावल थाट को शुद्ध थाट मानकर सर्वप्रथम अपना एक नवीन मत प्रचलित किया। इसमें उन्होंने राग और उनकी रागनियों के स्वरों में कुछ समानता रखने की कोशिश की। यह पद्धति भी काफ़ी समय तक प्रचलित रही और फिर उसके बाद समाप्त हो गई। वर्तमान समय के विद्वानों को राग रागिनी पद्धति में जो कमियां दिखाई गईं, मुख्य कमियां वो इस तरह से थीं, जैसे मुख्य राग 6, प्रत्येक राग की 6 या 5 रागिनियाँ, 8 पुत्र और पुत्र वधुएँ ये क्यों मानी गईं? इनकी संख्या कम या अधिक क्यों नहीं रखी गई? दूसरी कमी, जो मुख्य 6 राग हैं इनके जनक कौन थे, इनका भी उल्लेख नहीं है।
इन रागों के पुत्रों का उल्लेख तो है, पुत्र पुत्र वधुओं का, लेकिन इन मुख्य रागों के जनक कौन है इनका उल्लेख नहीं है। तीसरी कमी है कि इन 6 रागों की जो भार्याँ हैं वो कहाँ से आई, रागनियाँ कहाँ से आई, इसके बारे में भी इन्होंने नहीं समझाया है। इसी तरह से इन रागों के पुत्र पुत्र वधुएँ और इनके वंश किस तरह से इसमें शामिल किए गए, इसके बारे में भी जो इन मतों में ठीक से समझाया नहीं गया है। रागों की वंशावली पुत्र पुत्र वधुओं के बाद समाप्त हो गई, ऐसा क्यों? यह कमी भी आधुनिक विद्वानों ने देखी। एक कमी और देखी कि किसी भी राग को पुरुष अथवा स्त्री राग जो मानने का आधार था वो क्या था, इस बारे में भी कोई इसमें उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। रागों का यह पारिवारिक वर्गीकरण मध्य युग की उपज है, परंतु इसके पीछे कोई सैद्धांतिक आधार दिखाई नहीं देता है। जैसे हम मानव के रूप में अगर देखें कि मानव के जो परिवार है, मानव के जो वंश है, उसमें एक आनुवांशिक गुण हो सकते हैं। परिवार की रचना में आनुवांशिक गुणों का साम्य अपेक्षित है, तो इसी तरह की कोई साम्यता तत्कालीन शास्त्रकारों ने इन रागों में, इन रागों के गुण साम्य में पाई होगी। शायद इस कारण से इन्होंने इस पद्धति का वर्गीकरण किया हो, परंतु उन रागों का स्वरूप वर्तमान स्वरूप से कुछ भिन्न भी हो गया है। इस कारण इस वर्गीकरण की सैद्धांतिक जो पृष्ठभूमि है उसको समझना आज की परिस्थिति में थोड़ा कठिन हो गया है। इसलिए स्वर्गीय नारायण गौरेश्वर खरे इन्होंने रागांग पद्धति पर बल दिया कि जैसे भैरव अंग के राग, मालकौंस अंग कहाँ दिख रहा है, बिलावल अंग कहाँ दिख रहा है, तोड़ी अंग कहाँ है, इस तरह से रागांग पद्धति। और स्वर्गीय विष्णु नारायण भातखंडे जी ने थाट पद्धति पर बल दिया। आजकल अधिकांश विद्वान थाट पद्धति को ही मानते हैं और इनके अनुसार जो रागों का वर्गीकरण किया गया है उनको वही स्वीकार करते हैं। यह जो रागनी पद्धति है ये मध्यकाल में भले ही वैज्ञानिक रही हो, किंतु आधुनिक काल के रागों का स्वरूप बदल जाने के कारण यह पद्धति उतनी वैज्ञानिक मालूम न पड़ के अवैज्ञानिक ही मालूम पड़ती है, ऐसा अधिकांश विद्वानों का मत है।